हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद बीजेपी। मैं विजेंद्र जांगड़ा आज क्लास प्लस 2 के लिए फर्स्ट यूनिट बी चैप्टर कंटिन्यू रखते हुए जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आगे हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उसके साथ साथ इसी वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इन टॉपिक्स के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इस बी चैप्टर के यहां तक के टॉपिक्स पे रिलेटेड कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स एज वेल एज न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था क्या होते हैं। किसी वेक्टर को हम प्लेन में 2 डायमेंशन में 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेकअप कर सकते हैं और स्पेस 3 डायमेंशन में 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप कर सकते हैं। वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होते हैं उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं और वो सभी कंपोनेंट मिलके वो सिंगल वेक्टर जितना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे वो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके 3 हम कंपोनेंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग स्प्लिट अप करेंगे। टॉपिक का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमने क्या किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम लिया है, उसके ओरिजिन पे पॉइंट चार्ज q मैंने रखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कंसीडर पॉइंट चार्ज q एट ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम एज शोन। लेट OP इस पॉइंट चार्ज को ओरिजिन पे रख दिया तो इसके चारों तरफ इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई एक पॉइंट कंसीडर किया है, माना है P, उसको नाम दिया है और ओरिजिन से उस P पॉइंट को मिलाने से उसका पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर उसको नाम दे दिया R वेक्टर। ये मैंने यहां पे किया हुआ है। अब देखिए इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट करना है इस पॉइंट चार्ज का और यहाँ पे हम रखेंगे टेस्ट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी यहाँ पे। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, ये भी हम सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन ड्राइव कर चुके हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q कहां पे है, ओरिजिन O पे, तो वो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो E वेक्टर इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R कैप, where R cap is the unit vector which gives the direction of this electric field। इसी को एक स्टेप और आगे लिखूं तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R कैप को मैं लिख सकता हूं R वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस। ये हो जाएगा R कैप, तो ये नीचे हो जाएगा R स्क्वायर इंटू R यानी कि R क्यूब, R वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब। अब बात ये रहेगी यहाँ पे ये R वेक्टर क्या है। R वेक्टर मैंने पहले लिख दिया P पॉइंट पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये लिख रहे हैं इस चार्ज का, तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर। तो यहां मैं R वेक्टर लिखना चाहूंगा फ्रॉम द फिगर R वेक्टर में भी रिटर्न है। देखिए ये जो P पॉइंट लिया है इसके 3 कोऑर्डिनेट होंगे x, y और z, जो ओरिजिन से x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के इस P पॉइंट की डिस्टेंस होती है। तो R वेक्टर लिखूंगा तो ये आएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये हमारे पास R वेक्टर है इस फिगर से ही। और R वेक्टर जब आ गया तो इसका मॉडुलस भी हम निकाल सकते हैं, जिसको R वेक्टर मॉडुलस या सिंपल R लिख सकते हैं ऐसे। वो आएगा अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये आप ऑलरेडी प्लस 1 के अंदर किसी वेक्टर और उसका मॉडुलस निकालना ये पढ़ चुके हैं। यूजिंग द इन इक्वेशन 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बिकम्स इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे R क्यूब है तो ये R रहा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और ये जब इसका क्यूब करेंगे 1/2 पावर ऑलरेडी है, उसके ऊपर 3 पावर आई तो 3/2 टोटल पावर हो जाएगी। Q के साथ ऊपर R वेक्टर है, R वेक्टर में ये वैल्यू पुट कर दूंगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये इस तरह से हमारे पास P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर फॉर्म हमने लिख दी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमने निकालने क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और ये 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम हमने लिया है।
तो यहाँ 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे। तो मान लेंगे कौन कौन से हैं वो। लेट, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया है, लेट ex, ey and ez be the 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के। तो इस वेक्टर को इस कंपोनेंट के वेक्टर सम के बराबर लिखा जा सकता है। देयरफॉर E वेक्टर may be written as Ex I cap plus Ey j cap plus Ez k cap। यानी कि Ex के साथ I cap लगाने का मतलब है I cap यूनिट वेक्टर है जो x एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन बताता है। तो ये कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का x एक्सिस के लॉन्ग है, इसी तरह से Ey y एक्सिस के लॉन्ग Ez कंपोनेंट है वो z एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कंपोनेंट के वेक्टर सम में ऐसे लिखा जा सकता है। ये भी हम क्लास 1 के अंदर स्टडी कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर कर देंगे, क्योंकि इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये इसके अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ये वाली और ये वाली, इनको कंपेयर करेंगे, देन वी विल गेट, देखिए इसकी 3 की राइट हैंड साइड में लिख लेता हूं यहाँ पे Ex I कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप। सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड आ जाएगी Qx I कैप, देखिए मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको, अपॉन में ये पूरी टर्म आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, r क्यूब लिखूंगा, एक बार के लिए लिख सकता हूं r क्यूब ही है। ठीक है, आप पूरा लिखना चाहिए, पूरा लिख सकते हैं। फिर Qy j कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब और तीसरी टर्म आएगी Qz k कैप अपॉन r क्यूब विद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ i कैप वाले कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, j कैप वाले के साथ और k कैप वाले k कैप के साथ हम कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो मेरे पास ये तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वैल्यूज आ जाएंगे Ex Ey और Ez। तो लिख देंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ i कैप, j कैप एंड k कैप ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए मैं यहां लिख देता हूं, दोनों तरफ कंपेयर करने से Ex क्या आ जाएगा, देखिए I कैप के साथ इधर Ex है, I कैप के साथ इधर ये टर्म है Qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। क्लियर, यहां r की वैल्यू मैं रख सकता हूं, r मॉडुलस ये रहा मेरे पास, जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर द रूट है, और उसकी 3 पावर करेंगे तो ये आगे बन जाएगा Qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ठीक है, तो ये आप लास्ट में भी रख सकते हैं r की वैल्यू। इसी तरह से j कैप वाले कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ये Ey आएगा हमारे पास, जो आ जाना है Qy अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है, इसी तरह से k कैप के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, तो ये मेरे पास आ जाएगा Qz अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। एंड हेंस इन दिस वे we have got 3 rectangular component of electric field along x axis, y axis and z axis respectively। तो यहाँ पे इन तीनों में r की जगह हम पुट कर सकते हैं, या ये सीधा ये कह दूं कि r क्यूब की जगह मैं रख दूंगा x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो ये बिल्कुल आसान है 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के फाइंड आउट करना। तो ये थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस डिस्कस किया गया है, क्या है वो स्पेशल केस? स्पेशल केस ये कह रहा है कि ये जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे ओरिजिन से x, y और z एक्सिस पर, ये दूरियां इसकी ये इक्वल हो जाएं। स्पेशल केस देखिए क्या होगा, इफ x इक्वल टू y इक्वल टू z, यानी कि ओरिजिन से P पॉइंट x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों से बराबर दूरी पे, उस केस में क्या हो जाएगा, ये देखिए x, y और z
इक्वल हो जाएंगे तो बाकी सारी टर्म तो इक्वल थी इसमें, तो उसके कारण ये कंपोनेंट भी इक्वल हो जाएंगे। Ex becomes equal to Ey becomes equal to Ez, यानी कि तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के रेक्टेंगल कंपोनेंट भी इक्वल होंगे। और यहां से एक कंसेप्ट निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे स्टूडेंट्स। क्या था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट? स्पेशल केस से आया है कि जब x, y और z ये p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे ये दोनों तीनों बराबर हों तो उस केस में तीनों कंपोनेंट बराबर हो जाते हैं। और यहां से ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला है जो मैंने लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। स्फेरिकली सिमेट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। माइंड सेट हो गया होगा, इस पॉइंट को मैं नोट करने के लिए बोल रहा हूं। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मान लो कोई भी एक r रेडियस का स्फीयर ले लेता हूं, ये स्फीयर लिया, ये मैंने उसका सेंटर दिखाया, सेंटर O, और इसकी रेडियस मैंने बताई r, ठीक है। हमने क्या लिया है कि स्फीयर, इस स्फीयर के सेंटर पे ये पॉइंट चार्ज Q प्लेस कर दूं मैं, ठीक है। तो इस स्फीयर के हर एक पॉइंट को, ये देखिए जितने भी आप पॉइंट सरफेस पे लेंगे वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस होंगे। यहां हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखेंगे, जैसे इस पॉइंट में देखना चाहूं तो रेडियली आउटवर्ड तो होगा, क्लियर। इस पॉइंट पे देखूंगा तो भी रेडियली आउटवर्ड होगा, क्लियर। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं रहेगी। डायरेक्शन तो अलग अलग पॉइंट पे बताया ना, नॉर्मली रेडियली आउटवर्ड अगर ये पॉइंट चार्ज पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होगा तो परपेंडिकुलर इनवर्ड हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड उस केस में भी सेम रहेगा हर एक पॉइंट पे स्फीयर के सरफेस के ऊपर। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को, इस पॉइंट को नाम दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। Am I clear? Any doubt? No doubt. मेरे हिसाब से ये बिल्कुल आसान मैंने करके बता दिया, अब कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या होती हैं? देखिए, मान लिया किसी भी चार्ज सीट की वजह से, या कोई पॉइंट चार्ज हो सकता है, कोई और तरह का चार्ज हो सकता है, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उसकी वजह से यहां पे हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड एक्टिंग लेफ्ट टू राइट। ये मैंने मान लिया, अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो यहां सारे प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेफ्ट टू राइट एक्ट कर रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं कहीं पे अपनी मर्जी से, वहां पे अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज प्लेस कर दूं और उसको जैसे ही वहां प्लेस करके फ्री छोड़ दूंगा तो क्या होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे लगेगी फोर्स, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F by Q नॉट, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये, तो उससे फोर्स क्या है, Q नॉट इंटू E वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगी। और जैसे मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने सपोज किया है लेफ्ट टू राइट एक्ट कर रहा है इन प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड, तो ये टेस्ट चार्ज भी लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, क्लियर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, किसी और डायरेक्शन में, ये वेरियस केसेस हो सकते हैं। हमने सपोज कर लिया कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे अगर टेस्ट चार्ज, कोई और चार्ज भी हो सकता है, उसको जैसे ही फ्री छोड़ेंगे क्या होगा, वो चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और फोर्स के कारण उसमें मोशन आएगा। तो मोशन आएगा तो किसी भी तरह का कोई भी रास्ता हो सकता है, किसी भी पाथ से वो मूव कर सकता है, कोई कर्व पाथ हो सकता है, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो स्ट्रेट पाथ में भी मूव हो सकता है टेस्ट चार्ज। तो ये जो पाथ है जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है जब उसको फ्री छोड़ा, दैट इमेजिनरी पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। कंसेप्ट में फील आया होगा। अब डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये क्या है, पूरी तरह से हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, क्लियर। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट वो होते हैं जो थ्योरेटिकली रॉन्ग नहीं होते, प्रैक्टिकली लैब के अंदर एक्सपेरिमेंटली उनको प्रूव नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए लिखा है द इमेजिनरी स्टेट और कर्व्ड पाथ अलोंग व्हिच ए यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड मूव इफ फ्री टू डू सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
कि जब किसी टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो किसी रास्ते से, वो रास्ता सीधा हो या कर्व्ड हो, जिससे वो मूव करेगा, उस रास्ते को ही, उस पाथ को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स कहा गया है। डेफिनेशन आप यहां से नोट कर लेंगे। पहली प्रॉपर्टी, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि देखिए वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं। पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर मान लिया ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कोई इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट, जैसे ये पॉइंट मैंने माना P, इस पे टेंजेंट ड्रा करूंगा, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अगर इसी पे कोई और पॉइंट मान लिया, मान लीजिए पॉइंट Q माना, इस पे मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा, तो ये टेंजेंट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है ये। तो पहली प्रॉपर्टी ये कह रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट जो ड्रा करेंगे, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलग-अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग-अलग हो सकती है अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व लाइन है। ये पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कह रहे हैं दीज लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करूं, तो ये कह रहा है पॉजिटिव चार्ज से वो स्टार्ट्स होती है, मतलब इससे रेडियली आउटवर्ड ऐसे निकलेंगी। ये देखिए किसी भी डायरेक्शन में अगर मैं दिखाना चाहूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करके दिखाई पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, तो यहां आप देख पा रहे हैं कि मैंने पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करी हैं हर एक डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से ये निकलती हुई देखिए, ये एरो मैंने लॉन्ग लिया, उसके बाद और थोड़ा सा छोटा कर दिया, उससे आगे और छोटा, उससे आगे और ड्रा करके दिखाना चाहता हूं, छोटा होता जाएगा। इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड गो ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए अगर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करें तो इस चार्ज की तरफ हो जाएंगे, बस ये फर्क है। इसलिए कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। ये देखिए इस तरह से आती हुई होंगी ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज से ये हमने क्या दिखाई थी, बाहर की तरफ जाती हुई। क्लियर? तो इसलिए ये कह सकते हैं कि दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व, यानी ये कंटिन्यूअस कर्व नहीं है, जैसा कि हम थर्ड यूनिट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए पढ़ेंगे। यानी कि वो क्लोज लूप बनाती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाए। ये भी कह सकते हैं कि दीज आर डिसकंटिन्यूअस कर्व और दे डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप। या इसको ये लिख दिया कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट्स होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाता है उनका। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्क्स में अभी मार्च 2020 बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई? क्वेश्चन ये था इसी प्रॉपर्टी के। तो देखिए थर्ड प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन करें कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं। ऐसा क्यों होता है? देखिए यहां पे मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रा करी है। तीसरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये, और मान लीजिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा। तो इस पॉइंट को मैंने, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने P दिखाया, जहां पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस P पॉइंट को अगर सेकंड लाइन पे कंसीडर करूं तो टेंजेंट ये आएगा, यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी टेंजेंट की। और यही पॉइंट अगर मैं फर्स्ट लाइन पे कंसीडर करता हूं तो इसका टेंजेंट ये होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब इस डायरेक्शन में होगा। तो सेम टाइम पे सेम ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जो कभी पॉसिबल नहीं होंगी प्रैक्टिकली। क्लियर? तो इसका आंसर लिखेंगे दीज लाइंस जो हमने लिखा, never intersect each other because at point of intersection there are two direction of electric field which is not possible at the same point at same time.
क्लियर। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। वो कंडक्टर चाहे प्लेन सरफेस रखता हो या कोई कर्व सरफेस हो, कोई भी कंडक्टर है, जैसे मैं ये कोई आर्बिट्रेरी शेप का दिखाता हूं, तो इस पे कोई ना कोई चार्ज रहा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी जगह पे ड्रा करेंगे वो इस सरफेस के हमेशा नॉर्मल रहेंगे। जहां पे पॉजिटिव चार्ज है इस पॉइंट पे अगर मानो तो नॉर्मली आउटवर्ड हो जाएगी, यहाँ नेगेटिव है तो इस पे कोई पॉइंट लिया इसके परपेंडिकुलर इनवर्ड हो जाएंगे, रहेंगे हमेशा नॉर्मल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट इसके सरफेस के पैरेलल नहीं हो सकता, सरफेस के हमेशा नॉर्मल रहेगा, इनवर्ड और अवे फ्रॉम द। अगर मान लिया प्लेन सरफेस लेता हूं मैं, ये इस तरह का कोई प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसा मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखाया है, तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करूंगा तो इससे नॉर्मली आउटवर्ड इस तरह से। क्लियर। अगर इधर दिखाना चाहें तो इधर भी ये नॉर्मली आउटवर्ड होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर यही प्लेन सरफेस नेगेटिवली चार्ज होता तो नॉर्मली टुवर्ड्स द सरफेस ये होती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे। क्लियर, समझ गए होंगे ये। हमने फोर्थ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया। फिफ्थ प्रॉपर्टी कह रही है दीज लाइन कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। ये प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज का मतलब अपोजिट पोलैरिटी के, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, वो अनलाइक चार्ज है, उनके बीच ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करेंगे तो वो लॉन्गिट्यूडनली लेंथ के अकॉर्डिंग कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, बेंड हो जाएंगे, कर्व हो जाएंगे। किस वजह से? क्योंकि अनलाइक चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो देखिए पांचवी प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। मान लिया मेरे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज और कुछ दूरी पे ये दूसरा इक्वल नेगेटिव चार्ज है, ये अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से तो हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी, किसी भी डायरेक्शन में देखें, ये दिखाई, ये इस तरह से, ये इस तरह से। नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हुई होंगी ये, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो मान लिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये यहां से निकल रही है, तो ये ऐसे जा रही थी, ड्यू टू अट्रैक्शन ये कर्व होके नेगेटिव चार्ज पे पहुंचेंगे। जैसे ये इधर जा रही थी तो अट्रैक्शन की वजह से कर्व होके नेगेटिव चार्ज पे पहुंचेंगे, ये इस तरह से। ये प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्टैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्ज। और ये जो छठी प्रॉपर्टी है ये कह रहा है दीज लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेस। अगर सेम चार्ज है, लाइक चार्ज का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू रिपल्सन एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर, एक प्रेशर लगाएंगे जिसके कारण वो मुड़ जाएंगे, कर्व हो जाएंगे। तो छठी प्रॉपर्टी को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज लिया, कुछ दूरी पे ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज लिया, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, ये इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, ये हर एक डायरेक्शन में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये इधर जा रही वो तो चली जाएंगी, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये ऐसे। लेकिन ये आ रही है इधर, ये आ रही है इसकी इधर, तो जैसे ये एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, ये एक दूसरे पे प्रेशर लगाएंगे, रिपल्सन के कारण ये लेटरली बैंड हो जाएंगे। तो ये एक दूसरे पे लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन की वजह से। ये है आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को इजीली लर्न कर पाए होंगे और इनको आप अच्छे से याद भी कर लेंगे। सारी प्रॉपर्टीज आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट है, इन पे कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जैसे एक मैंने अभी बताया कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर व्हाई, ये अभी मार्च 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट पॉइंट और बताता हूं कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड इसकी टर्म में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या के टर्म में। कैसे? भाई मान लिया हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये मैंने रेडियली आउटवर्ड दिखाई, ये और दिखा दे, ठीक है, ये दिखा दे इस तरह से, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रा कर सकते हैं, असंख्य संख्या में ये निकलेंगी किसी भी पॉजिटिव चार्ज से या नेगेटिव चार्ज से। तो ये मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने दिखाई है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से।
तो यहाँ पे मैं कोई यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मानूं, जैसे ये कोई रेक्टेंगुलर या सर्कुलर कोई भी एरिया रखें, तो जितना इस चार्ज के नजदीक होगा, इस यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन में कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, वो इस पॉइंट पे रिप्रेजेंट करेगी द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां देखिए इस प्लेन सरफेस में 1 2 3 4 5 6 एग्जांपल के तौर पे हम देख पा रहे हैं 6 फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही। अब किसी यूनिट एरिया को मैं थोड़ा दूर मूव कर देता हूं, ठीक है, उतना ही एरिया है, एरिया को ना मैंने इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया, या सेम एरिया लिया है इस प्लेन सरफेस का। तो यहां हम देख पा रहे हैं इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से निकलने वाली 1 2 और ये 3, यानी कि यहां इस एरिया में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, और यही एरिया जब इस चार्ज के क्लोज था तो इस एरिया में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग आर 6। तो जैसे जैसे इससे दूर गए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही हैं, इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गो ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होंगी, वहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये हमने एक्सप्रेशन पढ़ी थी, तो वहां से ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं E1 अपॉन E2, यानी कि एक पॉइंट मान लिया मैंने यहां लिया, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हम E1 कह रहे हैं इस चार्ज का, थोड़ा दूरी पे दूसरा एक पॉइंट लिया, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है इसका, इसी चार्ज का। तो E1 और E2 इस पॉइंट की डिस्टेंस मान लिया R1 है, दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस R2 है, अलग अलग डिस्टेंस पे है। तो ये E1 अपॉन E2 दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या आएगा, R2 अपॉन R1 का स्क्वायर, इसके बराबर। तो ये भी एक मैथमेटिकल फार्मूला आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग डिस्टेंस पे याद रख सकते हैं। इस पे भी कोई 1 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अब तक का जो बी चैप्टर का टॉपिक कंप्लीट हुआ है, यहां तक के टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो उम्मीद है फिजिक्स में फील आ रहा होगा। अगर आप रेगुलरली हर एक वीडियो को देख रहे हैं, कोई वीडियो मिस हो गया है तो उसको आप देख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, उस प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो को आप देखिए और प्ले पॉज करते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं अपनी शेयर नोटबुक में नोट डाउन करें, ताकि आप अच्छे से अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना पाएं जो रिवीजन के टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और उन्हीं नोट्स के बेस पे आप मैक्सिमम परसेंटेज एनुअल एग्जाम में ला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।